हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का हमारा ये वीडियो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और इंडियन पॉलिटी के पार्ट नंबर 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको संक्षेप में हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं और इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आज के क्लास में हम लोग उसको जो है अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इज अ गाइडलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द स्टेट। दे आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 में या भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अच्छा, ये क्या है? तो ये गाइडलाइन है, संविधान के द्वारा ये गाइडलाइन है राज्यों के लिए, स्टेट के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर डिस्क्राइब दिस प्रिंसिपल्स एज नोवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के नोबल फीचर्स हैं, एक तरह से आदर्श हैं। Though these principles are non-justiciable, they are fundamental in the governance of the country। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये वाद्य योग्य जो है वो नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकार इनसे संबंधित कार्य नहीं कर पाती है या नहीं करती है तो हम इसकी याचिका या इसके खिलाफ कोर्ट में, अदालतों में या न्यायपालिका के समक्ष अपील नहीं कर सकते हैं। परंतु ये शासन व्यवस्था के मौलिक चीजें हैं। भले ही कोई व्यक्ति या कोई नागरिक इनके खिलाफ न्यायपालिका में अपील नहीं कर सकता है, परंतु जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको एक अच्छा शासन, अच्छा माहौल बनाने के लिए इन सभी कार्यों को करना आवश्यक है। द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरिश रिपब्लिक। आयरलैंड के संविधान से हमने ये लिया है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है उसका एक सवाल है, तो इसको याद रखिए कि डीपीएसपी जो है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब क्या है कि डीपीएसपी को हम 3 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन? एक है सोशलिस्ट आपका प्रिंसिपल, दूसरा है आपका गांधीयन और तीसरा है आपका लिबरल, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इन तीनों सिद्धांतों के बारे में, इन तीनों सिद्धांतों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं और वो क्लासिफाई करके आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आर्टिकल्स जो इसमें है 36 से 51 तक हैं। तो ये सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं, समाजवादी सिद्धांत जो हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, वो अलग अलग कैटेगराइज करके यहाँ पर बताया गया है। आगे अभी हम लोग इन सारे अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान लिखे गए हैं उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। लिस्ट ऑफ डीपीएसपी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 36 से। 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है जो अनुच्छेद 12 में भी बताई गई थी। इसके अनुसार राज्य का मतलब केवल सरकार नहीं है। राज्य से तात्पर्य है जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी संगठन हैं। आप उदाहरण के लिए स्कूल को मान लीजिए, कोई भी सरकारी विद्यालय जो है वो राज्य का प्रतिनिधि है। राज्य का या सरकार का यह दायित्व है कि वह अपनी जनता को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाए। उस हेतु सरकार ने स्कूलें खोल रखी हैं, विद्यालय खोल रखे हैं। तो विद्यालय क्या हुआ? सरकार का प्रतिनिधि हुआ। उसी तरह अस्पताल, पुलिस स्टेशन, थाना, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें जो है वो स्टेट मनी
जाती हैं वो स्टेट के को रिप्रेजेंट करती हैं। आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि इस पूरे लिस्ट में जितने भी बातें कही हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उनको अप्लाई कैसे किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 38 से उनकी लिस्ट स्टार्ट होती है जो एक एक करके हमको देखना है। अनुच्छेद 38 जो है वो ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इट ऑथराइज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कहने का तात्पर्य है कि ये सरकार का दायित्व है कि इस लोगों में के समाज में एक सिस्टमैटिक व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए जो भी योजनाएं, नियम, कानून बनाने होंगे ये सारे बनाना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 39 है उसके बाद, और 39 में ये कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। राज्य सरकार सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नीतियां बनाएंगी, कुछ पॉलिसीज जो बनाएगी उसके लिए आर्टिकल 39 जिम्मेवार है। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 39A 39A, जो ये कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। संविधान ये सुनिश्चित करना चाहता है और सरकार को यह निर्देश देता है कि समाज के हर व्यक्ति को एक समान न्याय मिल पाए, और इसकी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। संविधान हर व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराने की बात भी करता है, अनुच्छेद 39(1) के अनुसार। अगला जो आर्टिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत। ग्राम पंचायतों की स्थापना करना सरकारों का दायित्व है। अच्छा, इन सभी को पढ़ते समय आप एक बात को ध्यान में रखें कि ये इस लिस्ट में जितनी भी बातें दी गई हैं वो सारी बातें राज्यों को निर्देशात्मक रूप से दी गई हैं, वो निर्देश हैं। हालांकि उनको पालन करना और उनको लागू करवाने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, यह सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि जब राज्य को ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि उसके पास उतने रिसोर्सेज आ गए हैं, उतने संसाधन हैं कि वो इन प्रावधानों को लागू करवा सकता है, उस स्थिति में वो लागू करवाए। आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 41 में। आर्टिकल नंबर 41 जो है वो ये कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। अब जैसे आप देख लें, राज्य सरकार ने या सरकारों ने हर जिले में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए नियोजनालय खोल रखे हैं। उन नियोजनालय में क्या होता है, जो बेरोजगार लोग होते हैं जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रोजगार मेले के सहायता से उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मेला लगाया जाता है समय समय पर। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वहाँ पर नियोजनालय में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिर लेकर के रोजगार मेला में जाने पर वहीं पर उसका इंटरव्यू, वहीं पर डॉक्यूमेंटेशन और वहीं पर अपॉइंटमेंट लेटर भी उसको दे दिया जाता है। तो ये सरकार ने किया है। शिक्षा, सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो इसके लिए सरकार ने स्कूलें खोल रखी हैं। लोक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस का मतलब होता है कोई विधवा है, कोई विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति है, कोई छोटा बच्चा है, कोई वृद्ध है, इन सबों को जो पेंशन मिलता है, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ये सब पब्लिक असिस्टेंस के उदाहरण है, लोक सहायता के उदाहरण है। अगला अगर आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल नंबर 42, तो ये कहता है कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स। दो बातें हैं, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और दूसरा है मैटरनिटी लीव। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का निर्माण करना सरकार का दायित्व है, और महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम में लीव मिलता है, छुट्टी मिलती है विथ पे, सैलरी भी मिलती है और छुट्टी भी रहती है। तो ये देखना भी सरकार का दायित्व है। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जहां काम करने जाता है वहां काम करने के लायक माहौल हो, पीने का स्वच्छ पानी हो, शौचालय की वहां पर व्यवस्था हो। अगर महिलाएं वहां काम करने जा रही हैं तो उनके बच्चों के लिए वहां पर जो है आपको क्रेच की सुविधा हो।
स्वच्छ हवा, छायादार वो जगह हो, मतलब एक सामान्य इंसान जिन स्थितियों में काम करेगा वो सारी स्थितियां वहां पर उपलब्ध हों, ये देखना सरकार का दायित्व है। अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 43 ये कहता है लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझें कि जैसे मनरेगा एक योजना है, तो मनरेगा योजना में अलग अलग राज्यों में उनका जो दैनिक वेतन है वो लगभग अलग अलग है, लेकिन 200 रुपए के आसपास हर राज्य में मिलता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। कहने का तात्पर्य है कि अगर 200 रुपए कोई व्यक्ति रोज कमाता है तो एक महीने में वो 6000 रुपए कमाता है। अर्थात भारत सरकार के अनुसार या हमारे राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारें हैं, उनके अनुसार वर्तमान आर्थिक स्थिति में 6000 रुपए किसी एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है, साधारण जीवन यापन के लिए, परफ्यूम लगाने के लिए नहीं। तो सरकार के अनुसार 6000 रुपए अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए जो अनस्किल्ड है, अनपढ़ है, तो वो उसका कामकाज उससे चल जाएगा। इसी को कहते हैं निर्वाह मजदूरी। कम से कम उतना पैसा उसको दो ताकि वो उसका जीवन सामान्य रूप से चल सके, वो दाल रोटी खा सके। अगला है आर्टिकल नंबर 43 वो ये कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का हिस्सेदार होना। आपने देखा होगा विभिन्न कंपनियों में, विभिन्न संस्थाओं में जो वर्कर्स काम करते हैं उनका यूनियन होता है, और उस यूनियन का जो लीडर होता है वो उस कंपनी या उस उद्योग या उस संगठन के मैनेजमेंट के साथ जो है वो बोर्ड मीटिंग में बैठता है और मजदूरों से संबंधित, कर्म या एम्प्लॉइज से संबंधित जो भी इश्यूज हैं उनको बोर्ड मीटिंग में मैनेजमेंट के सामने उठाता है और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं वे लोग। तो इससे होता क्या है कि मजदूरों का पार्टिसिपेशन जो है वो मैनेजमेंट में हो जाता है। ये इस चीज को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। अगला अगर हम लोग देखें आर्टिकल, तो अगला आर्टिकल है 43 और बी। ये कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का तात्पर्य है सहकारी संस्थाओं से। आपको जानना चाहिए कि सहकारी संस्थाएं क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि जहां पर कई लोग एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं, कोई एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन में उन सभी लोगों को का मालिकाना हक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां कोई मालिक नहीं है और कोई एम्प्लॉय नहीं है, वहां सभी लोग उस संगठन के मालिक हैं, ऑनर है। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे इंडिया में अमूल दूध जानते होंगे आप लोग, अमूल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे अच्छा उदाहरण है। शायद आपको ना मालूम हो, अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, जिसको संक्षेप में अमूल कहा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो अमूल ही पूरा नाम समझते हैं, जबकि अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड है। और इसमें आनंद जो है वो आनंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है आनंद, जहां पर इसकी कंपनी, इसकी फैक्ट्री है। तो अमूल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना सरकार की जिम्मेवारी है। अगला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 44, काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है। 43 का बी जो है उसका प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हिंदी होता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना। और 44 वाली हिंदी जो है वो ऊपर लिखी जा चुकी है, वो मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। इसकी हिंदी ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से तात्पर्य है कि समान नागरिक संहिता या सिविल संहिता भी इसे कहा जाता है, समान नागरिक संहिता या सिविल संहिता। इसमें क्या है कि संविधान ये कहता है कि पूरे देश में चाहे किसी भी जाति या रिलीजन के लोग हैं, उन सब के विवाह के नियम, तलाक के नियम और उत्तराधिकार के नियम एक जैसे होने चाहिए। मैरिज लॉ है ना, फिर डिवोर्स लॉ और सक्सेशन लॉ। मैरिज मतलब शादी विवाह
डिवोर्स मतलब तलाक के लिए जो नियम है वो, और सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार के नियम। ये तीनों नियम चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों आपके लिए एक समान हो। हालांकि यह कानून पूर्णतः अभी लागू नहीं हो पाया है, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है। आर्टिकल नंबर 44 है ये, और 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 45, अब इसको देखते हैं। इसकी हिंदी यहां पर लिखी हुई है स्क्रीन पर। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। छोटे बच्चे जो हैं, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा का और चाइल्डहुड केयर का बंदोबस्त करना सरकार का दायित्व है। अगर आप सबको मालूम हो तो सरकारी स्कूल जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों का एडमिशन क्लास 1 से होता है, और उसके लिए योग्यता जो है वो कम से कम उम्र उनकी 5 वर्ष की होनी चाहिए। परंतु वर्तमान में सरकार एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रही है, शायद इस वर्ष आ जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें यह लिखा गया है कि अब सभी सरकारी स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन 3 साल की उम्र से ही हो सकता है, और क्लास 1 से नीचे भी नर्सरी और एलकेजी और यूकेजी का प्रावधान किया गया है। तो इस उपबंध को भी सरकार अब लागू कराने जा रही है कि 5 साल से कम अर्ली चाइल्डहुड जो है उसमें भी बच्चों को एजुकेट किया जा सके और उनका केयर किया जा सके। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 46 जो है वो ये कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। उसकी हिंदी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो कमजोर वर्ग हैं, इनके हितों की अभिवृद्धि करना सरकार का दायित्व है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए सरकार अलग अलग प्रावधान, अलग अलग योजनाएं लगातार चलाती रहती है। उनको छात्रवृत्तियां मिलती हैं, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, और भी कई अलग अलग योजनाएं चलती रहती हैं। अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 47, वो है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे एक बात है कि रेज द न्यूट्रिशन लेवल, सरकार का यह दायित्व है कि वह अपनी जनता के पोषण का भी ख्याल रखे। कहने का तात्पर्य यह है कि चावल रोटी के साथ आप मौसमी फल खाएं, दूध पिएं, अंडे खाएं, मांस मछली खाएं या ड्राई फ्रूट्स खाएं। जो न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है वो सारी चीजें आप तक उपलब्ध हो। दूसरी बात इसमें लिखी हुई है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करना। आपका जीवन स्तर ऊंचा हो सके, इसके लिए भी सरकार काम करेगी या करती है। क्या करती है? इंदिरा आवास योजना, आजकल चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना जो सरकार के द्वारा आरंभ की गई, उसका उद्देश्य यही तो है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उसको इम्प्रूव किया जा सके। एक तीसरी चीज और भी है इसमें, इसी आर्टिकल में, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। सरकार का यह दायित्व है कि देश की जनता जो है उसके स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसके लिए क्या किया है सरकार ने? पहले देश में एक एम्स हॉस्पिटल हुआ करता था दिल्ली में, अब लगभग हर एक राज्य की राजधानी में एक एम्स हॉस्पिटल उपलब्ध कराया गया है। प्राथमिक चिकित्सालय से लेकर के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना सरकार द्वारा करवाई जाती है। अगर आप दिल्ली का उदाहरण लें तो वहां मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं सरकार ने। ये सब इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ का एग्जाम्पल्स है। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 48, ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ भी 2 बातें हैं, एक है कृषि और दूसरा है पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। तो हमारी सरकार का ये दायित्व है कि वह एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करे। अच्छी क्वालिटी के आपके बीज उपयोग में आए, उसमें फर्टिलाइजर्स अच्छी क्वालिटी के हों, कीटनाशकों का उपयोग हो, मिट्टी की सेहत की रेगुलर जांच करवाई जाए, कौन सी मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है
उसके लिए स्टेटमेंट जारी किए जाएं, है ना। तो मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड जो है और जो किसान हैं और जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, कृषि में इन्वॉल्व हैं, उनको भी इम्प्रूव किया जाए। पशुपालन को इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए सरकार ने पूरे देश के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में वेटनरी हॉस्पिटल खोल रखे हैं, पशु चिकित्सालय। उसमें पशुओं का इलाज होता है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था होती है, डॉक्टर्स होते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है 48A, 48 का ए। इसमें लिखा है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तात्पर्य यह है कि पर्यावरण का संरक्षण करना और संवर्धन करना, इम्प्रूवमेंट, तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। इसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं चला रखी हैं पर्यावरण को ठीक करने के लिए, और वन को काटने या जंगल काटने और जंगली जीवों की हत्या करने पर कानूनन उसके लिए कई कानून हैं और उसमें सजाएं भी होती हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 49। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना भी सरकार का दायित्व है। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब को भारत की एक संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो उसके अधीन है और वो उसका मेंटेनेंस का काम करती है। तो ये भी देखना सरकार का दायित्व है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 50, जो ये कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव, उसका पृथक्करण। कार्यपालिका न्यायपालिका में इन्वॉल्व न हो और न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में इन्वॉल्व न हो, इसमें बराबर की ये दूरी बनाकर रखना सरकार का दायित्व है। और इस पार्ट का आखिरी अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद नंबर 51, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कार्य करना भी सरकार का दायित्व है। विभिन्न परीक्षाओं में डीपीएसपी चैप्टर से कई भिन्न भिन्न सवाल पूछे जाते रहे हैं, आए दिन भी पूछे जाएंगे। इन सारे आर्टिकल्स को आप ध्यान से दोबारा एक बार फिर देखें और उसको याद रखने की कोशिश करें। याद के लिए आपको रटने की जरूरत इसको नहीं है, बार बार रिवाइज करने से वो खुद ब खुद चीजें याद हो जाती हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इस चैप्टर का सबसे अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 जो है, वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात करता है। आइए इससे संबंधित कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन। तो आए दिन संविधान में संशोधन होते ही रहते हैं, तो डीपीएसपी में जो संशोधन हुए हैं उनका जिक्र करते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संशोधन अधिनियम 1978, added one more directive principles which requires the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities in article number 38। 44वां संशोधन जो है वो अनुच्छेद 38 से संबंधित है। अनुच्छेद 38 अगर आप स्क्रीन पर देखें तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो इसमें इनइक्वालिटी को कम करने के लिए लोगों का स्टेटस जो है वो, उसमें बहुत ज़्यादा असमानताएं न हो, अवसर की असमानताएं न हो, सुविधाओं की असमानता न हो, इसको लेकर के संशोधन किए गए। दूसरा संशोधन जो है वो 86वां संशोधन है, 86th अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट है, 2002 में हुआ था। चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 जो एजुकेशन से संबंधित है एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। मौलिक अधिकारों की श्रेणी जो है उसमें एक आर्टिकल है अनुच्छेद 21A, जिसमें राइट टू एजुकेशन के बारे में हमने चर्चा की थी अपने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। तो ये 86वां संशोधन उसी से संबंधित है। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने की बात की गई है। द अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर and education for all children
until they complete age of 6 years। 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी शिक्षा उपलब्ध करवाना और उनका केयर करना, उनके बचपन को सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व है। एक अगला जो अनुच्छेद है, जो संशोधन हुआ है, वो है 97वां संशोधन 2011 में हुआ। एडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो सहकारी संस्थाओं की बात हमने की है, इसको उसमें समावेशित किया गया। इट envisages that the state to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies under Article 43B। इसमें संशोधन करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्वैच्छिक स्थापना की जाए, उसका परिचालन अच्छे से किया जा सके, उसको लोकतांत्रिक रूप से उसको चलाया जा सके, इन सभी बातों को उसमें समावेशित किया गया। तो कुल मिला के 3 संशोधनों के बारे में हमने जिक्र किया है अभी। 44वां संशोधन 78 में, 86वां संशोधन 2002 में और 97वां संशोधन 2011 में। अब हमें देखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे और भी निर्देश हैं राज्यों के लिए जो पार्ट 4 भाग 4 में लिखित नहीं है, उनसे वे अलग हैं। उनमें कौन कौन है? तो उसमें एक आपको यहां पर स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, आर्टिकल नंबर 335। द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ SC/STs shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the union or a state। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में प्रशासनिक पद जो हैं, उनमें विभिन्न पदों पर ST/SC के लोगों को भी अपॉइंट करना, उनको भी ध्यान रखना कि ये जो आपका मतलब एक संतुलन है, बैलेंस है, वो जो है वो मेंटेन रहे, वो बना रहे। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 350A। ये कहता है इट शैल बी इंडेवर्ड ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड adequate facilities for instructions in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging the linguistic minority groups। भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वह उनके ही लैंग्वेज में कराई जाए। इसकी जिम्मेवारी वहां के लोकल अथॉरिटी की है, पंचायत की है, मुखिया की है। तो इसे भी, ये भी एक राज्यों को निर्देश है कि भाई भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके बच्चों का एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, प्राथमिक शिक्षा जो है, वो उन्हीं की भाषा में करवाने की व्यवस्था सरकार द्वारा करवाई जाए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 350 के ए में है। एक अगला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 351, जो ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट एंड स्प्रेड of the Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India। सरकार का यह भी दायित्व है कि वह हिंदी जो लैंग्वेज है, हिंदी जो आपकी भाषा है हमारी, इसको प्रमोट करे और इस प्रकार प्रमोट करे कि हिंदी पूरे देश में बोली और समझी जाने वाली एक लैंग्वेज के रूप में कार्य कर सके, है ना, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हो सके पूरे देश में, पूरे देश के लोग हिंदी बोलें और हिंदी समझें। तो हिंदी के विकास के लिए कार्य करना भी राज्य के सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व है। यह संविधान द्वारा सरकारों को निर्देश दिया गया है। इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है आज का क्लास। आज का ये वीडियो और ये कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों दोस्तों को भी बताएं ताकि उन्हें भी ये जानकारी उपलब्ध हो जाए। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर लगातार करंट अफेयर्स के मुद्दे जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं। फेसबुक लिंक जो है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, @g.s.central.edu। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी @g.s.central सर्च करें और हमारे डिस्कशन ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं।
और कोई भी समस्या इस चैप्टर से, इस वीडियो से या किसी दूसरे चैप्टर से या सामान्य अध्ययन के किसी भी भाग से अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, वहां जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान आप तक पहुंचाया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कीप वॉचिंग।